अहमद वैद साहब, प्राइम मिनिस्टर को उसके टेन्योर की हद तक इस्तेस्ना होना चाहिए। शहबाज साहब ने तो वैसे आज मना कर दिया। और दूसरा, आपकी पार्टी ये कह रही है कि खान साहब को उसका फायदा होना था अगर ये इस्तेस्ना मिल जाता शहबाज शरीफ साहब को लाइफ टाइम। क्या कहेंगे इस पे आप? वैसे तो कोई भी आईनी तरमीम हो या कानून बने, उसका रेट्रोस्पेक्टिव यानी मौसर ब माजी उसका इतलाक नहीं होता। जी हाँ, देखिए बात ये है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल इसी तरह से बात की है। आप एक पहले इसको ज़हन में रख लीजिएगा, आर्टिकल 248 जो है ना, जिसके अंडर ये इस्तिस्ना की सारी बात आती है, जिसको ये अमेंड करना चाह रहे हैं, वो ये है कि इन दी ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी जो उनको इस्तिस्ना हासिल होता है, इससे बियॉन्ड नहीं होता। अब ये जो कुछ भी लिख लेंगे, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये चैलेंज होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, रह नहीं सकता। और ये अपनी वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ और बहुत मैं नेशनलिस्ट हूँ और बहुत ऑनेस्ट हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही बात की है कि जब आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं 1-2 से 1.5 साल पीछे ले जाता हूँ, जब ये इन्होंने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, तो उस वक्त इन्होंने ओथ लेने के बाद कहा कि मुल्क की इकॉनमी बहुत ख़राब है, लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। बड़ी अप्रिशिएट की गई ये बात उनकी कि देखो जी कमाल प्राइम मिनिस्टर हैं कि इन्होंने बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। 1 महीने के बाद IPP का शोर मचा, तो पता लगा कि इनके 2 साहबजादे जो हैं, 2 बेटे इनके, वो IPP का 28% शेयर लेके बैठे हुए हैं, और जो यूनिट उनके पास है, और वो उन यूनिट से अरबों रुपया हुकूमत पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर से वो ले चुके हैं और बगैर 1 यूनिट बिजली दिए। तो इसी तरह से यहाँ भी ये कौम को धोखा देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है जो इनको इस लेवल के ऊपर आके ये बात इस अंदाज में नहीं करनी चाहिए कि बड़ी खुल के सामने आए, ऑनेस्टी को अपनाएं खुदा के लिए, इस मौके के ऊपर तो कम अज़ कम। सही है, ये वही बात की है, क्योंकि इस्तिस्ना जो है ना, वो ये नहीं होता कि आप जो मर्जी आपके साथ आपके खिलाफ आपने काम किए हों, अनकॉन्स्टिट्यूशनल के अलावा इलीगल हैं, फ्रॉड किया है, कोई ज्यादती की है, कोई मिस अप्रोप्रिएशन की है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो उसका इस्तिस्ना तो हो ही नहीं सकता कभी। चले, ये तो सिर्फ ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के दौरान आप। और वो जो इमरान खान को इसका फायदा होने वाली जो बात तहरीक इंसाफ जो आर्गुमेंट पेश कर रही है, उसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई ऐसा हो जाता अगर ये शहबाज साहब को नहीं, मेरा नहीं ख्याल ना इन्होंने देना था ना होना था। ये ठीक कहते हैं कि अगर वो उस पर रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे अप्लाई, तो वो अप्लाई नहीं होगा। सही है, लेकिन ये वो इमरान खान ना इन तरीकों से मेरे ख्याल में को बेनिफिट लेके बाहर आएगा ना कुछ है, वो एक असूल पे है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चले, अच्छा अफनाद साहब ये बताएं कि अब आगे के वाले से जाहिर है तहरीक इंसाफ ने तो भरपूर मुखालफत का ऐलान किया है इस तरमीम की, और वो एक आईनी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं, वो एक सियासी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? वो तो कह रहे पार्लियामेंट का इजलास अब नहीं चलने देंगे और हुकूमत को नहीं चलने देंगे, और वो एक 14 से जलसों का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। कैसे निपटेंगे इससे? सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं मुल्क के अंदर? देखिए, सियासी टेम्परेचर तो ये बढ़ाने की पिछले 1.5 साल 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, मगर ये इन अपनी कोशिशों में नाकाम रहे हैं, और ये जैसे माजी में नाकाम रहे हैं आगे भी नाकाम रहेंगे। नाकामी का बेंचमार्क का म्यार क्या है? नाकामी का बेंचमार्क का म्यार यही है कि ये हुकूमत गिराना चाहते हैं और नहीं गिरती इनसे। फिर ये इन्होंने बात की कि जी देखें वो जो IPPs वाली बात, तो वो तो मतलब कि आप कारोबार करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर आप ये कर लें कि जो अलकादर ट्रस्ट खोल लें और 600 कनाल अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन ले लें। अवैध साहब उसको कहेंगे कि बड़ा ईमानदारी का काम है कि अरबों रुपए की ज़मीन ले लो, हथिया लो बेगम के नाम के ऊपर, वो ईमानदारी वाली चीज़ है, वो बड़ा अच्छा काम इसने किया है। या आप अपने माँ के नाम पे हॉस्पिटल बनाओ, मियाँ नवाज शरीफ साहब से ज़मीन लो, मियाँ नवाज शरीफ साहब से 40 करोड़ रुपए लो। उस वक्त कोई शर्म नहीं आई जब ज़मीन भी ले रहे थे, 40 करोड़ रुपए भी ले रहे थे। शर्म आ रही है कहते हैं आपको? भाई आपका लीडर जो है, काउंटर आर्गुमेंट है, जरा वो भी सुन ले फिर आगे बढ़ते हैं। जी अहमद वैद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अलकादर वाले जुमले पे? आप जो है ना, जी मैं कह रहा हूँ कि अलकादर की जो बात करते हैं, पहले तो वो बात सारा केस ही झूठा है। उसकी दूसरी बात यह है कि वो एक इंच जमीन जो है को अपने तसर्रुफ के लिए तो ली नहीं है, अपनी बेगम के लिए लिया, उनके नाम पे थी, और वो सारा जो है पर्पस के लिए ट्रस्ट बना के आप ले लें। वजीर आज़म अपने नाम पे ट्रस्ट, आप मुझे बताएं वजीर आज़म ट्रस्ट बना के बेगम के नाम पे जमीन ले सकते हैं? हर ब्यूरोक्रेट ये कर सकता है मुल्क में, उनका मौके पर जी अहमद साहब, हर बंदा ये शुरू हो जाएगा, कोई कर सकता। उन्होंने तो अपने नाम के लिए नहीं ली, अपने पर्पस के लिए तो ली नहीं है भाई। जमीन इतनी अरबों रुपए की ले ली आपने, बात तो ये है कि जिसकी बात करते हैं, एक बात बता दूं, बात सुने मेरी,
पहली बात तो ये है कि वहाँ पे जिसको ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं, वो वहाँ के किसी कोर्ट ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम मनी है। डिक्लेयर किया ये मनी अगर लॉन्ड्रिंग क्राइम का मनी डिक्लेयर हुआ होता तो फिर उनके ऊपर क्राइम एजेंसी यूके ने डिक्लेयर किया है। कहाँ से लिखा है? लिखा हुआ है, आप पढ़े जाके, आपने पढ़ा है कुछ नहीं? एजेंसी छोड़े, आपने कमेटी की आज मीटिंग को देखा है ना, इन्हीं तरमीम को देखा है, आप उसके ऊपर लेक्चर दिए जा रहे हैं। आप ये देखें, कोर्ट का फैसला आया। आप मुझे बता दें कि क्या 190 मिलियन पाउंड जो इस मुल्क के कौमी खजाने में आना था वो उस बिजनेसमैन के पास चला गया? ये बड़ा अच्छा ईमानदारों वाला काम किया है। 190 मिलियन पाउंड जब वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ, उसमें से निकाल के मुल्क के उसमें से निकाल के जब उसको इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बेस करता हुआ पैसा डिक्लेयर, क्राइम मनी डिक्लेयर नहीं किया तो वो पैसा जिसका था उसी का रहा। ये तो केस लगाते क्यों नहीं आप? अगर ये बात है तो केस को फिक्स करें अपील को, और अपील आपकी नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? क्राइम एजेंसी ने तो इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके 190 मिलियन पाउंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया, उन्होंने की नहीं। सही है। कमाल है। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कोर्ट अगर डिक्लेयर करता, ये करप्शन नहीं है तो कोई करप्शन होती नहीं है ना। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। करप्शन कर ही नहीं डिस्कशन किसी और तरफ निकल गई है। मामला अभी 27वीं तरमीम का है। करप्शन तो शहबाज और नवाज ने की थी भाई। आप लोगों ने फिर पैसे ना लेते ना। अगर आपको इतना मसला था करप्शन का तो फिर पैसे क्यों लेते शौकत खानम के? चले शौकत खानम के 40 करोड़ रुपए वापस करें फिर आप। सुनिए, बैठे हुए उधर अपने घर बना लिए उस पैसे। ये जो ऑडिटर जनरल जमान बार का घर बना लिया, अपना महल बना लिया, अरबों रुपए के घर हैं, प्रॉपर्टी है, ऐसी से रह रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। चले आपका जवाब आ गया। बात सुनने जरा जी, आप बात करें अहमद साहब। सुनने देना जी अहमद साहब, बात सुने, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली आपको 375 ट्रिलियन रुपीस का फ्रॉड बताया, और उसमें मुलव्वस कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट, कैबिनेट। वो उसका अभी तक जवाब नहीं दे रहे, ना उसको आपने पुट किया डिस्कशन के लिए। अच्छा अहमद साहब, जाहिर है चले वो तो डिबेट किसी और तरफ निकल गई है। ये डिबेट किसी और तरफ निकल गई है। इल्जाम तराशी, इल्जाम दर जवाब, इल्जाम दर इल्जाम और जवाब उसके ऊपर। ये बताएं कि 27वीं तरमीम के ऊपर तहरीक इंसाफ ने उसकी भरपूर मुखालफत का ऐलान किया। आप तहरीक भी शुरू कर रहे हैं, क्या होगा इस तहरीक के अंदर? इसके खतोहाल क्या होंगे? कैसे चलाएंगे? जरा हुकूमत मंजूर तो कर लेगी तरमीम, करेंगे क्या आप लोग आगे? देखिए, ये इतनी उजरत में जो तारीख जो है ये उसी तरह ही हो रही है जैसे 26वीं तरमीम हुई थी। सही है कि फ़ौरन एजेंडा वो जो उसका वो ड्राफ्ट बन के आया, और वो पहले मौलाना रात के 12 बजे, रात के 12:30 बजे वो मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे, और 2 बजे कहा कि जी इसको अभी पुट कर रहे हैं, टेबल कर रहे हैं इसको, और इसके वोटिंग होगी इसके ऊपर। और उन्होंने पूछा कि इसमें है क्या जी तरमीम, हमें बता तो दें। तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि जी ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या इसके अंदर है। इसी तरह से फिर अब एक ड्राफ्ट बन के नवंबर का महीना ना गुजर जाए। तो ये बताएं सर आपके फिर अब आप क्या करेंगे आगे? आपका लाएमल क्या होगा? किस तरह से तहरीक चलाएंगे? ये तो कह रहे हैं पहले भी आप कुछ नहीं कर सके, अब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि देखिए जहाँ पे एक ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा हो और जायज़ बातें हैं, मसलन इसमें इसके अंदर उन्होंने आपने देखा कि उसके अंदर सुमो मोटो पार जो है वो उनको भी खत्म कर दिया। ये सारी तरमीम बहुत सारी हैं। नहीं तो सर वो लायबल फिर क्या है आपका आगे? वो तो आपका पार्टी का मौक़िफ़ खुल के आ चुका है तरमीम के हवाले से। अब आपका आगे का लायबल क्या है? तहरीक किस तरह से चलाएंगे? फिर से इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च होगा, क्या होगा? इसके अंदर प्रोटेस्ट होगा, और इसमें लीगल फर्टर्निटी भी शामिल होगी, और इसके अंदर पाकिस्तान की कौम भी शामिल होगी। तो आपकी पार्टी तो है पाकिस्तान की आवाम के बेहतरी के लिए तो किया नहीं बुरी तरह से हारी है। कैसे जो है वो आप यकता करेंगे? इस वक्त तो हुकूमत की बड़ी ग्रिप है आपकी। ये ऐसी स्टेटमेंट है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपकी पार्टी के जो लोग थे अभी मेजॉरिटी में, हम भी मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो जो हुकूमती बैक पैनल है उसके जीते हैं। अभी आपको पता लग जाए, अभी आपको पता लग जाएगा कि कौन जीता। जिस वक्त ये फॉर्मेशन होगी इसकी बार काउंसिल्स की, अंदाजा हो जाएगा आपको। तो दूसरा ये भी बताएं अहमद साहब कि आपका जो अपोजिशन का दायरा, एक जो इत्तेहाद है, आज तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तो ऐलान हुआ है कि आप भरपूर तहरीक चलाएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मौजूद नहीं था। ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान भी तरमीम के हक में वोट नहीं दे रहे, वो भी इसकी मुखालफत में वोट डालेंगे। कोशिश करेंगे एक दोबारा से एक अपोजिशन का भरपूर इत्तेहाद बनाया जाए।
जो पहले कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी गड्ढापुर साहब जी की वजह से? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल अभी अभी शामिल होंगे। और बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है उनकी कि जो 26वीं तरमीम के अंदर जो चीज़ें आपने मंजूर कर ली थी उसको आप आज दोबारा से डिस्क्रेडिट कैसे कर रहे हैं। सही है, ये कोई तमाशा तो नहीं है। पाकिस्तान का आइन जो है कोई एक हुकूमत के लिए तो नहीं बनता। ठीक। आइन मुल्क का जो होता है ये तो यदि आप जनरेशन मौलाना आफ्टर साहब को जनरेशन अपनी जो है बात साथ उनके लिए जोड़ बनाया देंगे, जो जाता है। पहले वो किसी वजह से नहीं जुड़ पाए थे, वो गंडापुर साहब का मसला भी इंशाल्लाह बाकी भी था, तो ये तो बड़ा तगड़ा बिल्कुल आपका अपोजिशन का इत्तेहाद बन सकता है। मतलब एक असूली मौक़िफ़ पे, एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर हमारे साथ आएंगे वो, नॉट दैट के किसी हम अनजस्टिफाइड पर्पस के लिए उनको साथ लगाएंगे। ठीक है।